नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के द्वितीय सोपान संधि विचार के वन लाइनर प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। संधि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करके बनता है और संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। संधि कहते किसे हैं तो बहुत निकट आए हुए दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इस तरह हमारा जो संधि है वह वर्ण विधि है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत के शब्द प्रारंभ हो सकते हैं, संस्कृत के शब्द प्रारंभ नहीं हो सकते हैं। तो किससे नहीं हो सकते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग से। प्रारंभ में ही हम अनुस्वार और विसर्ग से संस्कृत के शब्दों का शुरुआत नहीं कर सकते। संस्कृत के शब्दों का अंत्य अक्षर हो सकता है। संस्कृत के शब्दों का अंतिम अक्षर क्या हो सकता है? कोई स्वर हो सकता है, कोई व्यंजन हो सकता है, अनुस्वार अथवा विसर्ग हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो शब्दों की निकटता को क्या कहा जाता है? तो दो शब्द बहुत निकट आ जाए तो उसे हम संधि कहते हैं। शब्दों की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में या दोनों में कुछ परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यानी संधि होने से क्या होता है कि कोई न कोई नया वर्ण भी आ सकता है, किसी वर्ण का लोप हो सकता है, कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य देखने को मिलता है। बोलचाल की भाषाएं होती हैं, तो बोलचाल की भाषाएं परिवर्तनशील होती हैं। संधि का साधारण अर्थ क्या है? तो संधि का साधारण अर्थ है मेल। किसी को मिला देना ही क्या होता है? संधि होता है। दो वर्णों के निकट आ जाने से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? मेल उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो वर्णों के पास पास सटे होने से उत्पन्न होती है। तो संधि उत्पन्न होती है। दूरवर्ती शब्दों में नहीं हो सकती, तो दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं? तो वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता संज्ञा कौन करता है? तो परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता को और किस नाम से जाना जाता है? तो संधि। जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता हो उसमें अवश्य क्या करना चाहिए? तो जो शब्द बहुत ही निकट हो, घनिष्ठ हो, उसमें हमें संधि करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, जहाँ शब्दों में निकटता घनिष्ठता न हो तो वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ संधि करना या न करना किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? तो बोलने वालों की इच्छा पर निर्भर करता है। बोलने वाला जैसा समझ सकता है तो संधि करके बोल सकता है, नहीं तो अलग अलग बोल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कहाँ संधि करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। तो दिया है एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में संहिता एक पदे नित्या। मैंने इसके लिए एक श्लोक है कि संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम्यपेक्षते। यानी कि कहने का मतलब है कि एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में एक पद में नित्य संधि करना चाहिए। कहाँ कहाँ नित्य करना चाहिए, कहाँ अपने विवक्षा पे करना चाहिए? तो
वाक्य में जो संधि करना होता है वह बोलने वालों की इच्छा पर निर्भर होता है। वह संधि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और संधि एक पद में नित्य करना चाहिए, धातु और उपसर्गों में नित्य करना चाहिए और समास में भी नित्य करना चाहिए। लेकिन वाक्य में इच्छा पर निर्भर करता है कि संधि करें या ना करें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पद में नित्य संधि का उदाहरण है। तो वह है हमारा पौधन अकह। पौधन अकह बराबर क्या हो गया? पावकह। अब इसको हम पद कैसे समझ सकते हैं? जैसे समास हमारा जो होता है वह पद विधि होता है और जो संधि होती है वह वर्ण विधि होती है। तो यहाँ पौधन अकह, औ को आव आदेश करके अकह मिला देंगे, बन जाएगा हमारा पावकह। धातु और उपसर्ग के बीच कैसी संधि होती है? तो धातु और उपसर्ग के बीच नित्य संधि होती है। अगला क्वेश्चन है धातु और उपसर्ग के बीच संधि का उदाहरण है। तो नी क्या है? उपसर्ग है और वस क्या है? धातु है। और इस तरह जब हम मिला देंगे तो नी धन अवसत बराबर क्या हो जाएगा? नेवशत। नेवशत, नी धन अवसत। यहाँ कौन सी संधि हो गई है? तो यण संधि हो गई है। अगला हमारा है उत धन आलोकयत, तो हो जाएगा उदलोकयत। किन दो के बीच संधि का उदाहरण है? तो यह उत धातु है और उपसर्ग। उत उपसर्ग है, लोक धातु है। तो धातु और उपसर्ग के बीच हुई है। पहले उपसर्ग और बाद में क्या है? लोक धातु। अगला क्वेश्चन है कि एक पद और धातु उपसर्ग के अतिरिक्त संहिता कहाँ नित्य कही गई है? तो संहिता हमारा समास में भी नित्य कही गई है कि समास में भी संहिता अवश्य करनी चाहिए। समास में नित्य संधि का उदाहरण क्या है? जैसे कृष्ण धन आश्रम बराबर क्या हो जाएगा? कृष्णाश्रम। श्री धन ईशः बराबर क्या होता है? तो स्त्री धन ईशः बराबर श्रीशः। यह नित्य संधि किसमें है? तो यह समास में है। वाक्यों के शब्दों के बीच में संधि करना न करना क्या करता है? तो यह बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह करे या न करे। अगला क्वेश्चन है वाक्यगत संहिता का उदाहरण है। तो रामः गच्छति वनम, या इसको हम संधि के माध्यम से कर सकते हैं, रामो गच्छति वनम। संधि के कारण क्या परिवर्तन उपस्थित होता है? तो लोप भी हो सकता है, नया वर्ण भी बन सकता है और द्वित्व भी हो जाता है। संधि के फलस्वरूप प्रथम शब्द के अंतिम शब्द का लोप का उदाहरण क्या है? तो कह रहे हैं कि रामः धन आयाति। रामः धन आयाति, तो विसर्ग लोप होकर के बन गया हमारा राम आयाति। संधि के फलस्वरूप द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का लोप का उदाहरण है। तो दोषः धन अस्ति। दोषः धन अस्ति, यह क्या कह रहा है कि संधि के फलस्वरूप द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का लोप। तो द्वितीय शब्द क्या है? अस्ति। अस्ति का पहला अक्षर क्या है? अ। तो कह रहे हैं कि उसी का लोप। तो क्या हो जाएगा हमारा? दोषः धन अस्ति बराबर दोषोस्ति। दोषोस्ति बन जाएगा। यानी कि प्रथम अक्षर का द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का लोप हो जाएगा। और यहाँ अगर के पूछा जाए कि संधि क्या है, तो यहाँ अतोर और अप्लुताद अप्लुतेह से प्लुत हो करके बाद में आपका एंगा पदांतादति से पूर्व रूप संधि हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि संधि के फलस्वरूप
दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण हो जाने पर क्या हो जाने का उदाहरण क्या है? तो रमा धन ई सह, आ धन ई बराबर गुण संधि में हमारा हो गया ए, यानी ई की मात्रा जो है नए वर्ण में बदल गया, नया वर्ण हमारा हो गया ए। अगला क्वेश्चन है संधि के फलस्वरूप दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ण हो जाने का उदाहरण है। तो कह रहा है कि संधि के फलस्वरूप यानी जब हम संधि करते हैं तो किसी एक के स्थान पर, किसी भी एक के स्थान पर क्या हो जाता है? एक नया वर्ण हो जाता है। तो उसका उदाहरण हमारा है नी धन अवसत। तो नी हमारा किस में बदल गया? न्यो में बदल गया, न्यो, न्यवशत। इसी तरह कस्मीन धन चित, यह कस्मीन जो है अनुस्वार में बदल करके हमारा बन गया कस्मिश्चित, कस्मिश्चित। आगे 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि संधि के फलस्वरूप दो में से एक को द्वित्व हो जाता है, माने कि दो में से, कह रहे हैं दो में से एक को क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है। जैसे एकस्मीन है और अवसरे है, यहाँ मिलाने पर क्या हो गया? एकस्मिन अवसरे, यानी न को द्वित्व हो गया। सन्निहिता के बीच विषय होने पर जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो, कहने का मतलब है कि यह स्वर संधि उस किसे कहते हैं? तो बहुत निकट आए हुए दो स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और यहाँ दिया है कि सन्निहिता के विषय में जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह स्वर हो, तो क्या हो जाता है? स्वर संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सन्निहिता के विषय में पर वर्ण स्वर हो और पूर्व वर्ण व्यंजन हो तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो पर वर्ण का मतलब बाद वाला वर्ण, यानी कहने का आशय यह है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद या तो कोई स्वर आए तब हम उसे व्यंजन संधि का नाम देते हैं, या व्यंजन के बाद भी क्या आ सकता है? व्यंजन वर्ण आ सकता है, तो भी हम उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे 33 नंबर में दिया है कि सन्निहिता के प्रसंग में जहाँ दोनों वर्ण व्यंजन हो तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब सन्निहिता के प्रसंग में जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो विसर्ग संधि कहते हैं। यानी जब विसर्ग के बाद कोई स्वर आए अथवा व्यंजन आए तो उसे क्या नाम देते हैं? तो विसर्ग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सन्निहिता में पर पद का प्रारंभ किससे नहीं हो सकता? तो सन्निहिता में पर पद का जो प्रारंभ है, बाद वाले पद का प्रारंभ विसर्ग से नहीं हो सकता। ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री ल री के अनंतर सवर्णी शब्द आए, सवर्णी का मतलब कि वही शब्द आए अ ई उ री ल री, माने री ही आए, री का तो दीर्घ होता नहीं है। तो मान लीजिए आए तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है? तो सवर्ण ही आदेश होता है, सवर्णी ही आदेश होता है। दीर्घ संधि विधायक सूत्र क्या है? तो अकः सवर्णे दीर्घ। फिर करें अ आ के बाद यदि अ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है? सो सवर्ण अ या आ ही आदेश होगा। सवर्णी का मतलब जो वर्ण है वही वर्ण आदेश हो जाएगा। दैत्य धन अरि, दैत्यारी मतलब अ, दैत्य में अ, अरि में अ, तो मिल करके दोनों क्या हो गया? अधन अ बराबर आ, तो बन गया दैत्यारी। अगला क्वेश्चन है यदा धन अभवत, यदा प्लस अभवत बराबर क्या होगा? तो यदा धन अभवत बराबर यदा भवत, यानी दा, यदा का दा और अ मिल करके क्या हो गया? सवर्णी
दा बन गया यदा भवत्। तव धनाकारः तवाकारः, विद्याधन आतुरः विद्यातुरः, इसी तरह ये हो जाएगा। यह किसका उदाहरण बनेगा? तो दीर्घ संधि का उदाहरण बनेगा अ और आ के मेल से। अब हम इसके बाद ई और ई के मेल से देखते हैं कि ई के बाद ई आता है तो क्या परिवर्तन होता है। तो सवर्णी ई ही आदेश होता है, माने दीर्घ ई, हमेशा दीर्घ ई। जैसे इति धन ईव, इति का ई और इव का ई मिल करके दीर्घ ई हो गया, बन गया इतीव। अपि धन इच्छते, तो अपि में ई और इच्छते का ई मिल करके दीर्घ ई हो गया अपिच्छते। इसी तरह स्त्री धन ईश, स्त्री सह, रागी धन ईह, रागीह आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ई के बाद ई आए तो सवर्णी जो है दीर्घ ई हो जाता है। इसी तरह हमारा आ गया कि ऊ के बाद ऊ आए, ऊ अथवा ऊ के बाद ऊ अथवा ऊ आए तो क्या आदेश होता है? तो दीर्घ ऊ आदेश होता है। जैसे इसका उदाहरण है कि विष्णु धन उदय, विष्णु में ऊ है और उदय में ऊ, तो ऊ धन ऊ बराबर क्या हो गया? दीर्घ ऊ विष्णु उदय। साधु धन ऊचु, तो साधुचु। चमु धन ऊर्जः, चमुर्जः। बधु धन ऊपरी, बधू परी। याद रहे कि मिलाने पर हमेशा दीर्घ वर्ण ही आदेश होता है। चमु धन ऊर्जः में चमु में मात्रा दीर्घ ऊ का है, दीर्घ ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर चमुर्जः, ऐसा ही लगभग क्वेश्चन बनाया जाता है। इसी तरह साधु धन ऊंचू में आपका ऊ ह्रस्व है और ऊंचू दीर्घ है, लेकिन मिलाने पर क्या हो जाएगा? हमेशा दीर्घ ही होगा। बधू में दीर्घ ऊ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 48 हमारा है कि री के बाद री आए तो क्या आदेश होता है? तो दीर्घ री आदेश होता है। जैसे होत्री धन ऋकारः, होत्रिकारः। क्री धन ऋकारः तो हो जाएगा क्रीकारः। री अथवा लिरी, री या लिरी के बाद यदि री या लिरी आवे तो स्वेच्छा से क्या होता है? तो कह रहे हैं कि री या लिरी होता है। री या लिरी के बाद ह्रस्व री या लिरी आवे तो इसकी स्थिति क्या बन सकती है? माने इसे हम क्या बना सकते हैं? तो 4 तरह के रूप बना सकते हैं। तो देखते हैं चारों कैसे बनेगा। री या लिरी के प्रसंग के 4 उदाहरण कौन कौन से हैं? यहाँ एक रूप दिया है हमारा होत्रिकारः, होत्रिकारः, यानी किस सूत्र से ये बनेगा? होत्रिकारः जो ह्रस्व वाला है तो आपका हो जाएगा रीति सवर्णे रीवा, रीति सवर्णे रीवा सूत्र से होत्रिकारः बनेगा। लेकिन यहीं पर एक दीर्घ ऋकार है तो यह अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ होकर के होत्रिकारः बन जाएगा। और एक आपका बन रहा है हुत्लिकारः, हुत्लिकारः, यानी लिति सवर्णे लीवा सूत्र से हुत्लिकारः बन जाएगा। और हमारा होत्री धन ऋकारः, यह ऋत्यकः से प्रकृति भाव हो करके प्रकृति भाव हो जाएगा, माने संधि कार्य नहीं होगा। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।